हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा पार्टी, हमारी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पूरी वीडियो की सीरीज चल रही है, उसमें बच्चा लोग हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, मतलब कि रुथरफोर्ड वाला कंसेप्ट। और उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उसमें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, तब आपको ये वीडियो कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। वहां पर ड्रॉबैक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैक्सवेल ने क्रॉस किया था जो अल्फा, मतलब रुथरफोर्ड का जो कंसेप्ट था, रुथरफोर्ड ने जो थियरी, जो कंक्लूजन दिया, उसको मैक्सवेल ने ये क्रॉस किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ऑब्वियसली इट शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वहां पर रुथरफोर्ड गलत हो गए, मतलब कि रुथरफोर्ड ने उतना भी ज्यादा रिसर्च नहीं किया था। तो मैक्सवेल का क्या रिसर्च था और क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी है, वो भी उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। दैट्स व्हाई इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले बच्चा लोग हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कहां से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या नेचर है, राइट। तो देखिए यहां पर मैक्सवेल ने हमें यह बताया, मैक्सवेल सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, ये मैंने यहां पर एक इमेज दिखाया। देखिए यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल एज ए लूप ऐसे फॉर्म में घूम रहा है। अच्छा, ये कंसेप्ट रुथरफोर्ड के साथ मैच क्यों हुआ? तो रुथरफोर्ड के कंसेप्ट में यह बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तभी मैक्सवेल ने क्रॉस किया कि अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो कोई चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। यस, तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है तो इट शुड इमिट, क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से ये यहां पर घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, तो इट शुड इमिट। देखिए यहां पर मैंने कुछ इस तरह से रेज दिखाए हैं, राइट, एक एरोज निकल रहे। आप लोगों ने इस तरह का कुछ डायग्राम बच्चा लोग जब छोटे थे, मतलब कि 9-10 स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे थे, तो 9-10 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक अर्थ का ऐसा कुछ इमेज देखा होगा। एक अर्थ दिखा है, फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड नॉर्थ साउथ पोल के अराउंड नॉर्थ से कोई मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है एंड साउथ की ओर जा रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड वाला इमेज आपने कहीं पर देखा होगा। तो इसी तरह से यहां पर भी ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो यहां पर लिखा है दिस फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो भाई साहब, शॉर्ट में बात ये हुई कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, उसका कुछ एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली इट शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वर्ड भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब एक वर्ड है इलेक्ट्रिक एंड दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, तो वो कैसा दिखता होगा? देखिए यहां पर मैंने एक बड़ा सा डायग्राम आपको दिखाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। देखिए ये वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर देखिए ये जो रेड वाला है वो मैग्नेटिक है एंड ये जो ब्लू वाला है वो इलेक्ट्रिक है। तो आप देखिए कि यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर रहेगा। देखिए ये वेव भी आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, फिर प्लेन के पीछे, फिर आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि इट इज अ मूविंग हॉरिजॉन्टली। एंड ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली मूव कर रहा है इस तरह से, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड दूसरी बात कि ये जो जिस डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रहा है उससे भी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। चलिए इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिटेल में आगे देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले देखिए यहां पर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर, क्या लिखा? जब मैंने आपको अभी बताया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। यहां पर इसका मैंने आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाया हुआ है जहां आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो इमेज हम लोगों ने आगे देखा वही सेम इमेज मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, क्या है वो? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। एंड दूसरी बात कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके साथ भी उसका जो वेव होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। चलिए अभी आगे। अच्छा, क्या बताया? दूसरी बात यह बताई कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इट कैन मूव इन वैक्यूम। मतलब कि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है
एग्जाम्पल देखकर आपको पता चल जाएगा ये हमारा अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट है, तो ऑब्वियसली अर्थ टू सैटेलाइट, राइट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यस, जो सिग्नल्स यहां से अर्थ टू सैटेलाइट जाते हैं एंड कुछ सिग्नल सैटेलाइट से हमारे अर्थ पर आते हैं। तो ये जो सिग्नल्स रहते हैं बच्चा लोग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि बच्चा लोग ये जो डिफरेंट टेलीकॉम नेटवर्क्स रहते हैं, शायद आप एयरटेल का ले लीजिए, जियो ले लीजिए, जो भी नेटवर्क्स रहते हैं, तो हमने यहां से कॉल किया और वो कॉल जा रहा है यूके, जा रहा है यूएस, कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज में वो कॉल यहां से अपने रिलेटिव के यहां जाता है। तो वो कैसे जाता है, तो हमारे कंट्री से जो सिग्नल्स आते हैं, मतलब कि हमने जो वर्ड्स बोले यहां पर, या शायद हम वीडियो कॉल करें, तो वो सारी चीजें एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है। समझ लीजिए आप यहां कहीं पर रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू आपके जो सिटी के, आपके कंट्री के जो मेन टावर्स रहते हैं, वहां से वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा कहां पर, सैटेलाइट तक। सैटेलाइट उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा कहां पर, दूसरे प्लेस ऊपर। तो ये जो चीजें जाती है, सिग्नल्स, मैसेजेस जो जाते हैं, फोटो, वीडियो वगैरह, तो ऑल दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनको एटमॉस्फेयर के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जहां पर सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, तो वहां तो थोड़ा बहुत वैक्यूम रहता है, तो वहां पर उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं रहती है। देखिए ये पूरा मैंने यहां पर आपको एक स्पेक्ट्रम दिखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब कि यहां पर सबसे पहले है गामा रेज, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक्सरे, यूवी, आईआर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, मतलब कि डिफरेंट रेडियो वेव्स है, एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। मतलब एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल समझाऊंगा। समझ लीजिए कि आपके पास कोई जियो का फोन है, राइट, मतलब कि आपके पास जो नेटवर्क है वो जियो का है, एंड आपके फैमिली में दूसरा एक नेटवर्क है एयरटेल का। तो समझ लीजिए कि आप जियो के फोन से बात कर रहे हैं एंड कोई बंदा एयरटेल के फोन से बात कर, तो उन दोनों की वॉइस मैच नहीं होती है, क्योंकि जियो कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है, एयरटेल कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। समझ लीजिए कि हम जहां जिस रूम में अभी बैठे, तो कोई भी आप ले लीजिए, डिश टीवी नेम ले लीजिए, कोई भी ऐसा डिजिटल, मतलब कोई भी मीडियम ले लीजिए कि जिसके वेव्स हमारे रूम में है। जो समझ लीजिए कि आपके फोन में कोई जो टीवी के जो वेव्स रहते हैं वो आपके फोन में नहीं चलेंगे, वहां पर कौन सा चलेगा, आपके फोन में सिंपली अगर एयरटेल का सिम कार्ड है तो सिंपली एयरटेल के वेव्स ही आपका मोबाइल फोन कैप्चर करेगा। वहां पर डिफरेंट रेडियोज के या फिर डिफरेंट जितने भी सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अवेलेबल है, रेडिएशंस अवेलेबल है, वेव्स अवेलेबल है, लेकिन आपका फोन अगर जियो का है तो सिंपली वो जियो के ही कैप्चर करेगा, एयरटेल का तो एयरटेल का ही कैप्चर करेगा। अगर वो डिश टीवी है तो सिंपली वो वही पिक्चर वाला जो वेव्स रहता है वही उसको ही कैप्चर करेगा, वो रेडियो के वेव्स को कैप्चर नहीं करेगा। डिफरेंट टेलीफोन जो नेटवर्क्स है उनके वेव को भी कैप्चर वो नहीं करेगा। मतलब ये सारी चीजें डिफरेंट नेटवर्क्स पे चलती है। तो आप सोचेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, या कोई भी सीएम ले लीजिए, कोई भी ऐसे पर्सन ले लीजिए कि जिनका सीक्रेट कॉल चल रहा है, तो वो कौन सा नेटवर्क यूज करते होंगे, राइट। शायद आपको पता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बता रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मतलब कि कौन से कंपनी का वो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात कि उनके फोन को टैप किया जा सकता है, तो समझ लीजिए वो बात हुई। या फिर कुछ हमारे मिलिट्री की कुछ मतलब इतना सीक्रेट कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल, कुछ कॉन्फ्रेंस वीडियो कुछ हो रहा है, तो उन सभी चीजों को हैक ना किया पाए। मतलब कि समझ लीजिए कि यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कनाडा, यूएस, यूके के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के साथ कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या उनके साथ कुछ बात कर रहे हैं, तो वो सिग्नल्स कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जो मिलिट्री को प्रोवाइड की जाती है या इतने ऐसा डिफेंस को प्रोवाइड की जाती है, जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी किसी को भी प्रोवाइड की नहीं जाती। मतलब कि उस फ्रीक्वेंसी पर दूसरे कोई भी और गैजेट्स वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है उन लोगों ने। तो मैंने एग्जांपल दिया, एक्सरे आपको पता है, यूवी, राइट, वो भी आपको पता है। ये बीच में जो हमारा है विजिबल स्पेक्ट्रम वाला पार्ट, मतलब कि देखिए ये 10⁻⁻8 to 10⁻⁶ के बीच में ये 400 to 750 वेवलेंथ वाला जो एरिया है, वही मतलब कि इस वेवलेंथ में ही हमारी आंखें वर्क कर सकती हैं। मतलब कि भगवान ने हमारी आंखों को, बच्चा लोग, ऐसा बनाया है कि हम ये जो वेवलेंथ वाला जो पार्ट है, बस पूरा इतना जो बड़ा है उसमें से सिंपल इतना छोटा सा पार्ट ही हम अपनी आंखों से देख पा सकते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ अभी जो एटमॉस्फेयर हमारे आजू बाजू में, यहाँ पर आपके जो आप जो रूम में बैठे, वहां पर एयरटेल का भी नेटवर्क हो सकता है, जियो का हो सकता है, वाईफाई का हो सकता है, रेडियो का हो सकता है, डिफरेंट टीवी नेटवर्क्स हो सकते हैं,
बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके रूम में अभी भी अवेलेबल है, फिर भी हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। अच्छा है ना, नहीं देख पा रहे मतलब मगर समझ लीजिए कि अगर हम वो सारी चीजें देख पाते तो जैसे हम चलते तो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसे वेव दिख रहा है, हम चलते कैसे, राइट। दूसरी बात कि जब रात में घना अंधेरा होता है, कभी समझ लीजिए कि आप रोड से कुछ ऑफ ट्रैक हो गए या फिर रात में आप खेतों में कहीं चले गए और तब जहां पर पूरा अंधेरा हुआ है, रूम में भी शायद आपने सभी लाइट बंद कर दी, तो हम अच्छी तरह से कोई भी चीज नहीं देख पाते। और एग्जाम्पल ले लीजिए एनिमल्स का, और जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है जो सारी जिंदगी अपनी वाइल्ड मतलब के जंगल में ही बिताते हैं, तो वो एनिमल्स रात को देख सकते हैं। तो भगवान ने उनकी जो आंखें हैं कुछ इस तरह से बनाई हुई है कि वो रात को भी सारी चीजें देख पा रहे हैं। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है वो कुछ ये एरिया है इंफ्रारेड वाला, मतलब कि भगवान ने कुछ उनकी आंखों में ऐसा कुछ सेट करके रखा है कि वो इंफ्रारेड जो वेव्स रहते हैं वो सारी चीजें वो देख पाते हैं, राइट बच्चा। लेकिन हम तो सिर्फ बस इतना, ये विग्योर वाला पार्ट है, सिर्फ उतना पार्ट हम देख पाते हैं। चलिए अभी थोड़ा आगे इसी टॉपिक में हम बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे टर्म्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वो काफी सिंपल है, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल एट द सेम स्पीड, मतलब ये लाइट का स्पीड है बच्चा लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम किलोमीटर में बोलना चाहे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका कुछ एक फॉर्मूला है, C = न्यू लैम्बडा। जनरली हम लोगों ने ये फॉर्मूला ऐसा देखा है, लैम्बडा फ्रीक्वेंसी न्यू = C/λ। तो यहां पर C को मैंने सब्जेक्ट बनाया, दैट्स व्हाई इट इज द न्यू लैम्बडा, जहां पर न्यू हमारा क्या है बच्चा लोग, फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ, राइट। ये सारी चीजें तो छोटी छोटी है, हमको पता है। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, दूसरी एक बात है वेव नंबर। बच्चा लोग ये वर्ड आपको कभी पहले 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पहली बार आपको समझ में ये वर्ड आ रहा है। देखिए इट इज अ डिफाइंड, कैसे डिफाइन करता है, तो इट इज अ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब कि जो हमारा वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल इज द वेव नंबर। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं या कभी कोई बड़ा एग्जांपल है उसमें पहले यहां पर आपको वेव नंबर निकालना रहता है, तो वेव नंबर इज व्हाट 1/λ। अगर कुछ बच्चों को शायद नहीं पता हो तो मैं ये भी समझा देता हूं। समझ लीजिए कि ये कोई मेरा वेव चल रहा है इस तरह से, तो ये जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा लोग, रेडी, वी ऑल नो दैट इट इज कॉल्ड वेव लेंथ। मतलब कि एक वेव यहां से जो स्टार्ट हो रहा है यहां सेंटर से यहां तक का पार्ट, इट इज कॉल्ड वेव लेंथ, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा इट इज कॉल्ड वेव नंबर। और फ्रीक्वेंसी तो बच्चा लोग हम सबको पता है कि जो पर सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि पर सेकेंड वो साइकिल कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। समझ लीजिए कि आप कोई सिटी में रह रहे और वहां से कोई नजदीक का दूसरा छोटा सा एक सिटी है और काफी 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब आप बस स्टॉप पे जाते तो आप पूछेंगे कि समझ लीजिए कोई सिटी का नाम है, अगर मैं समझ अहमदाबाद में रह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि बड़ौदा की बस कब मिलेगी, तो अहमदाबाद बड़ौदा इतने दो फेमस सिटी है और इतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं उन दोनों के बीच में, तो अहमदाबाद से फ्रीक्वेंटली ज्यादातर बसें हमें मिलती रहती है। तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली, मतलब कि पर आवर हम देखें तो एक दो बस ऐसी रहती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। अगर हम वहां पर जाके पूछे कि अहमदाबाद से जयपुर की या अहमदाबाद से कोई सब समझ लीजिए भोपाल ले लीजिए, तो अहमदाबाद से मुंबई ले लीजिए, उसकी बस कब मिलती है, तो उतनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हर घंटे में 2-3 बस अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसे कहते हैं बच्चा लोग फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए आगे बढ़ते। यस, अभी ये छोटे छोटे वर्ड, एक्चुअली ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े भी होंगे, 9th-10th स्टैंडर्ड, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या है बच्चा लोग, चैप्टर 1 में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखिए एटॉमिक नंबर तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब कि समझ लीजिए कोई एटम है तो उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स रहते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में यहां पर बताया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। सिंपल एक एग्जांपल से स्टार्ट करते, समझ लीजिए कि कार्बन का नंबर बच्चा लोग क्या है 6, तो 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन में 6
न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली ऑलवेज बच्चा ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑलवेज क्या रहते हैं? सेम इन न्यूट्रल एटम। मतलब कि ये कार्बन न्यूट्रल एटम, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। प्लस माइनस चार्ज होगा तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। मतलब कि अगर न्यूट्रल एटम मैंने लिया तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेम रहते हैं। भगवान ने ऐसा ही बनाया, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, दूसरी बात एटॉमिक मास। तो बच्चा लोग आप लोगों ने देखा होगा कि इसी कार्बन पे हम ऐसे ये भी लिखते हैं 12। तो व्हाट इज द 12? 12 इज द एटॉमिक मास। कार्बन को एक एटम है, उसका मास है 12। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कि ये जो 12 है तो व्हाट इज दिस? इट इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन तो कितने हैं? 6। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 6। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन भी कितने होने चाहिए? न्यूट्रॉन भी होने चाहिए 6। तो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 6। तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। काफी सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए मैं एक दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए सोडियम के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम का नंबर 11, मास है 23। तो ये 11 का मतलब बच्चा लोग क्या हुआ? तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। और ये 23 क्या है? तो 23 क्या है बच्चा लोग? 23 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो अभी यहां पर लिखे हम लोगों ने, कितना बच्चा लोग? 11 प्रोटॉन। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर 11। अभी न्यूट्रॉन तो 23, इट इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? 12। यस, ये 12 लूंगा तभी तो ये 23 बनेगा, राइट? तो ये हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अभी बच्चा लोग 2-3 नए वर्ड्स आए हैं। आइसोटॉप एक वर्ड आया है, उसके बाद आएगा आइसोटोन, उसके बाद आएगा आइसोबार। तो चलिए आइसोटॉप क्या चीज है? तो यहां पर लिखा है एटम्स विद द आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटॉप्स। मतलब आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर दोनों के क्या रहेंगे? सेम। देखिए कार्बन के एग्जांपल से डेफिनेशन समझते हैं। तो कार्बन 6C12, 6C13, 6C14, मतलब कि सभी में 6, 6, 6 ये कॉमन आ गया। तो एटॉमिक नंबर सेम, मतलब कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक मास क्या रहता है उसका? डिफरेंट। अच्छा, मास मतलब बच्चा लोग क्या है? वी नो दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो दोनों में सेम रहते। तो अभी जो रहेगा वो पूरा डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? न्यूट्रॉन के ऊपर। डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। तो देखिए सभी में प्रोटॉन्स 6, 6, 6। ये मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लिए, तो 1, 1, 1। यूरेनियम के 92, 92, 92। मतलब कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं? सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, तो उसे कहा जाता है आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। अब एक दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। तो प्रोटॉन का वर्ड ले लीजिए, प्रोटॉन का प, तो मतलब कि आइसोटॉप का, आइसोटॉप में लास्ट में भी हम प बोलते हैं और प्रोटॉन में भी हम प बोलते हैं। तो आइसोटॉप, तो आपको याद रह जाए कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम लेने। तो देखिए यहां पर कार्बन का 12, 13, 14, तो सब में डिफरेंट क्या है? तो इसमें देखिए 6 प्रोटॉन रहेंगे एंड 6 न्यूट्रॉन। इसमें 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। और इस 14 वाले में 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। तो सभी में डिफरेंट चेंज क्या आया बच्चा लोग? 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक मास भी उनका क्या आ रहा है? डिफरेंट आएगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल में भी इसी तरह से हाइड्रोजन में 1, 1, 1, लेकिन डिफरेंट क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स। दैट्स व्हाई मास उनके डिफरेंट है। इसका मास 1, 2, 3। यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स है। तो ये 3 आइसोटॉप्स भी आपको लर्न करना है। अगर शायद एग्जाम में आपको ऐसा पूछे कि राइट डाउन और गिव दी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, तो ये 3 कार्बन के आइसोटॉप्स, ये हाइड्रोजन के, इनका नेम क्या है? तो H। आप सोचेंगे अच्छा ये DT ऐसा क्यों लिखा है? तो बच्चा लोग इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे 1H1, 1H2, 1H3। हम
H भी लिख सकते, लेकिन यहां पर DT लिखा है क्योंकि ये जो वाला है 1H2 जिसका मास 2 है, उसे साइंटिस्ट ने नेम दिया है ड्यूटेरियम, दैट्स व्हाई इट इज दी D। यहां पर जो 3 वाला है उसका नेम दिया है ट्रेटियम, मतलब के ये जो एक वाला है उसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रेटियम, ये 3 इसके नेम्स है। चलिए ये यूरेनियम में भी 3 है, 34, 35 वाला एंड 38 वाला। ओके, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स। ओके बच्चा लोग, अभी वर्ड आया आइसोबार, तो अच्छा बार समझ लीजिए, आइसोबार आर दी एटम्स सेम मास नंबर, मतलब कि एटॉमिक मास क्या रहेगा सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मतलब देखिए यहां पर 6 एंड 7, तो नीचे जो एटॉमिक नंबर्स आते हैं वो डिफरेंट रहेंगे, ऊपर जो मास लिखा है 14, 14, 40, 40, 40, तो वो क्या रहता है सेम। अब समझिए, अब मैथ्स में जब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में थे जब, तो मैथ्स में ऐसा कुछ लिखा होता था, तो हम इसे पढ़ते थे x बार, इसे पढ़ते थे हम a बार, y बार, याद है। तो बस इससे आपको ये याद करना है कि जब भी हम किसी एलिमेंट का नेम लिखते, समझ लीजिए कि AR और यहां पर ऊपर लिखा 40, मतलब बार, मतलब कि जो ऊपर वाली वैल्यू क्या है बच्चा लोग, एटॉमिक मास। तो यहां पर आइसो, अब बच्चा लोग ये आपको याद रखना है ऑलवेज, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, आइसो वर्ड का मतलब होता है इक्वल, और वी कैन से दैट आइडेंटिकल और सेम। आइसो तभी वर्ड यूज किया जाता है जब दोनों चीजें सेम रहती है। आइसो मतलब ये देखो, आइसो बार, आगे बढ़ाया था आइसोटॉप, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। फिर आगे जब हम चैप्टर नंबर 5, 6 स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे, तब वर्ड आएगा आइसोथर्म, मतलब सेम टेम्परेचर। फिर आगे एक वर्ड आएगा आइसोकोर। तो ये सारी चीजें जब आइसो वर्ड हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि आइसो मतलब कि ये सेम है। क्या बार मतलब कि इनके जो बार, मतलब कि ऊपर जो चीजें लिखी हुई है वो सेम रहती है। डिफरेंट क्या रहता है यहां पर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। चलिए अभी आया आइसोटोन, टोन, तो वहां से न वर्ड से हमें पता चलेगा न्यूट्रॉन, तो इनमें न्यूट्रॉन्स सेम, मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक मास हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए भी इनका सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर Z वो भी सेम नहीं है, सिंपली सेम क्या है उनमें, न्यूट्रॉन्स। देखिए यहां पर 14, 15, 16, तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, 30, 31, 32, तो एटॉमिक मास मतलब कि जो बार में वैल्यू दी गई है वो भी सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं, सिलिकॉन, यहां पर लिखा है 14, 30, तो सिलिकॉन में ये जो 30 वैल्यू है बच्चा लोग, वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं 14, तो अभी न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, ऑब्वियसली 16, राइट, 16 प्लस 14, 30। दूसरा एग्जांपल हम फास्फोरस का लेते हैं, तो फास्फोरस का नंबर है 15, मास दिया है मुझे 31, तो प्रोटॉन्स कितने, आउट ऑफ 31 प्रोटॉन तो यहां पर दिए गए हैं 15, तो ऑब्वियसली कितने हो गए, न्यूट्रॉन 16। दूसरा एग्जांपल सल्फर का, चलिए सल्फर है 16, उसका मास है 32, तो इस 32 में बच्चा लोग, चलिए प्रोटॉन कितने हैं, यहां पर लिखा है 16, तो प्रोटॉन है उसके 16, तो ऑब्वियसली 32 में से मैं 16 को माइनस करूंगा, बचा कितना 16, तो वो सारे न्यूट्रॉन्स रहेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां सभी में सेम क्या रहता है बच्चा लोग, न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन वो चीज है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहता है और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट रहते हैं, राइट बच्चा लोग। तो चलिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड छोटे छोटे डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर किया है। इसके बाद वाला जो बच्चा लोग वीडियो आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी, मोस्ट डेंजरस कंसेप्ट, एंड उसके बाद एक लंबा सा फंडामेंटल कंसेप्ट आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो तब तक आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए, इसके नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।